हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अक्लेशिया के बारे में। अक्लेशिया जिसको कि कार्डियोस्पाज्म भी कहा जाता है, ये इसोफेगस से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि फूड पाइप से रिलेटेड। इसमें जो है फूड पाइप डायलेट हो जाती है, फूड पाइप में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसका मेन जो रीज़न होता है वो होता है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो खाने वाली पाइप और पेट के बीच की ओपनिंग होती है, वो क्लोज रहती है, ओपन नहीं होती है, जिसकी वजह से खाना फूड पाइप में इकट्ठा होता रहता है। इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो खाने वाली पाइप होती है फूड पाइप इसोफेगस, इसका काम होता है खाने को गले से पेट तक लेकर जाना। ठीक है ना, एक स्फिंक्टर ऊपर होता है, एक स्फिंक्टर नीचे। लेकिन इसमें जो बेसिकली जो नीचे वाला स्फिंक्टर होता है, जो पेट के साथ अटैच होता है खाने वाली पाइप और पेट के बीच में, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये रिलैक्स होता है, ओपन होता है। तो खाना जो है इसोफेगस से स्टमक में एंटर हो जाता है, और जब स्टमक जो है खाना जो है स्टमक में एंटर हो जाता है, तो ये जो स्फिंक्टर है, ये ओपनिंग है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये स्फिंक्टर जो है ओपन नहीं होता। जब ओपन नहीं होगा तो खाना फूड पाइप से स्टमक में कैसे जाएगा? तो खाना जो है फूड पाइप में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब जब खाना फूड पाइप में इकट्ठा होगा तो फूड पाइप नेचुरल सी बात है कि अपने आप को डायलेट करेगी, अपने आप को फैलाएगी। तो जो फूड पाइप है वो डायलेट होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है ना। लेकिन अब जो इसके सेल्स होते हैं, जो इसोफेगस होती है फूड पाइप है, अब उसके सेल्स की भी तो लिमिट है। क्योंकि जैसे शरीर में अलग अलग तरह के सेल होते हैं कि सेल डेड हो गए तो नए सेल्स बन जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं सेल्स, मल्टीप्लाई होकर नए सेल्स बनते हैं। अब लेकिन जो फूड पाइप के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते, प्रोलिफरेट नहीं होते। तो क्या होगा, सेल अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? सेल क्या करता है कि सेल के जो है अपने अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कर देता है, प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, अपने साइज को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। अब नेचुरल सी बात है कि सारे सेल धीरे धीरे करके अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, तो फिर जो उसकी जो लेयर है, मतलब जो फूड पाइप है, उसकी जो वॉल है वो भी तो थिक हो जाएगी ना। तो सेल्स के साइज इंक्रीज होगा तो उसका वॉल का साइज भी जो है वो थिक हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी की वजह से जो वॉल है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, अब ये होता क्यों है? अगर ये जो स्फिंक्टर है ऊपर नहीं हो रहा, या जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मूवमेंट्स होती हैं खाने वाली पाइप में, जो खाने को आगे पुश करती हैं, स्टमक तक लेकर जाती हैं, तो वो प्रॉपर नहीं होती। वो नहीं होती, इसका कारण होता है नर्व से रिलेटेड। क्योंकि जो नर्व्स का जो प्लेक्सिस होता है वो जो है मसल्स के बीच में होता है। इसमें जो फूड पाइप है उसमें दो तरह की मसल्स होती हैं, एक तो लंबी मसल्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, और एक होती है सर्कुलर। ठीक है, ये दो तरह की जो मसल्स होती है, इसके बीच में ये प्लेक्सिस होता है नर्व्स का। तो ये नर्व्स का प्लेक्सिस जो होता है ये दो तरह का फंक्शन करता है। ठीक है, दो तरह का, मतलब इसमें जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक केमिकल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं। ठीक है ना, और दूसरा होता है केमिकल जिसकी वजह से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, ओपन होती हैं। ठीक है, एसिटाइलकोलिन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मांसपेशियां जो है सिकुड़ती हैं। ठीक है ना, और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो रिलैक्सेशन करवाता है, मसल्स जो है उसकी वजह से रिलैक्स होती हैं, ओपन होती हैं। लेकिन इसमें जो है एसिटाइलकोलिन जो होता है वो नॉर्मल होता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो है मतलब कम होता है, या होता ही नहीं, फेल होता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल जो रिलीज होता है वो नहीं होता रिलीज, तो रिलैक्सेशन होगी नहीं, क्योंकि वो केमिकल रिलीज ही नहीं हो रहा, मसल्स रिलैक्स ही नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है। अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में इसका मतलब मांसपेशियां सिकुड़ी हुई हैं, तो ओपन नहीं हो रही। क्योंकि ये जो प्लेक्सिस होता है, जो नीचे का इसोफेगस, जो पाइप का नीचे का एरिया होता है स्टमक के साथ जो अटैच होता है, वहाँ की जो मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये इफेक्ट करता है, मोस्टली रिलैक्सेशन। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन करता है एसिटाइलकोलिन वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो रिलैक्सेशन करवाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो जो है वो प्रॉपर नहीं है, रिलीज नहीं हो रहा। नर्व्स जो हैं वो केमिकल सीक्रेट नहीं करेंगी, तो नर्व्स का जो स्टिमुलेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो फूड पाइप का जो नीचे वाला एरिया है 1/3, उसमें जो है
मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी और खाना वहाँ से जो है अच्छे से पुश नहीं होगा, और नीचे वाला स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा तो खाना फूड पाइप से पेट में एंटर नहीं होगा। इसके अगर हम देखें कारण क्या है, रीजंस क्या है, या तो ये कॉन्जेनिटल या जेनेटिकली होता है कि जेनेटिकली बाय बर्थ ही जो है माइट्रिक प्लेक्सिस जो है वो डैमेज है, या फिर वायरस या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ऐसा होता है, पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होता है तो माइट्रिक प्लेक्सिस को डैमेज कर देता है, जिसको चकास डिसीज भी कहा जाता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है माइट्रिक प्लेक्सिस के खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, या जिन लोगों में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, तो ऐसे भी मतलब लोगों में भी जो है जो ये अक्लेशिया है वो ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स होते हैं मोस्टली जो जिनमें एक्लेशिया होता है उनमें माइट्रिक प्लेक्सिस के एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा भी होता है कि ऐसे पेशेंट्स में जो है और जो दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कैंसर में भी ऐसा होता है, कैंसर में भी सेम जो है एक्लेशिया वाली कंडीशन जो है हो जाती है। इसके अलावा जो सेम लक्षण होते हैं, हालांकि वो एक्लेशिया में नहीं, लेकिन लक्षण जो है सिम्टम जो सेम होते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्चर हो जाता है, स्ट्रिक्चर में भी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, मतलब बंद हो जाता है, जो उसका ओपनिंग होता है डायमीटर क्लोज हो जाता है, जिससे खाना आगे को आगे नहीं जाता, लेकिन वो उसका रीज़न जो होता है वो स्ट्रिक्चर होता है, मसल्स और इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रिक्चर होगा तो उसमें धीरे धीरे करके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट आ जाएगा, जैसा कि स्क्लीरोडर्मा होता है, उसमें जो हार्डनेस आ जाती है, कोलेजन फाइबर डिपॉजिट हो जाते हैं। नर्व से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज हो, तब ऐसा हो सकता है कि जो माइट्रिक प्लेक्सिस है वो डैमेज हो, या उसका जो केमिकल्स रिलीज करता है वो जिसकी वजह से स्टिमुलेशन होता है वो ना हो। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? इसमें सिम्टम्स जैसे कि खाना जो है वो खाने वाली पाइप में, फूड पाइप में इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें तो होगा, तो क्योंकि खाना जो है स्टार्टिंग में जो फूड पाइप में इकट्ठा होगा तो हार्ट बर्न हो सकता है, और जैसे खाना क्योंकि नीचे मूवमेंट नहीं हो रही, खाना आगे को पुश नहीं हो रहा, तो खाना स्वेलो करने में जो है दिक्कत आएगी। और जब क्योंकि खाना जो है फूड पाइप में इकट्ठा हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ तो फिर इन्फ्लामेशन होगी, ईसोफेगस की जो है इरिटेशन होगी, वॉमिटिंग आएगी, क्योंकि फूड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, वॉमिटिंग आएगी, लेकिन वो एसिडिक नहीं होगा क्योंकि ये पेट से नहीं हो रहा, जो फूड पाइप में ही जो फूड इकट्ठा हुआ था वही वॉमिट हो रहा है। और धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो है मतलब जो खाना है जो फूड पाइप में, वो धीरे धीरे करके ऐसा भी हो सकता है कि खांसी आएगी, या फिर वो विंड पाइप में जा सकता है, एस्पिरेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से निमोनिया भी हो सकता है। खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि खाना जा ही नहीं रहा स्टमक में, तो वही है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। मतलब खाने का मन तो है, भूख तो है, ट्राई करता है खाने की, लेकिन जब खाएगा तो फिर वॉमिटिंग जो है वो आ जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि धीरे धीरे करके प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, तो सिम्टम्स की टेंडेंसी भी धीरे धीरे करके जो है इंक्रीज होती रहेगी। शुरुआत में तो सॉलिड को लेकर प्रॉब्लम होगी, उसको निगलने में दिक्कत आएगी, बाद में फिर लिक्विड्स को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि फूड जो है वो रिटेन है जो है ईसोफेगस में वो कितना है, और जो फूड पाइप है वो कितना डायलेट है। अब वो भी डायलेट कितनी डायलेट है जो फूड पाइप है उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग दे दी जाती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6, 6 से 7, उसके हिसाब से ग्रेडिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4 की कितनी डायलेट है। इसमें टेस्ट में वही है कि बेरियम मील है, वो एक्सरे, वो बेरियम मील पिलाते हैं, वो कलर्ड होता है, तो वो जहाँ जहाँ जाता है वो एक्सरे में जो है फिल्म जो है आ जाती है एक्सरे में। सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन में साफ साफ जो है वो नज़र आता है कि ईसोफेगस जो है वो फैला हुआ है। मैनोमेट्री है, वो जो फूड पाइप है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होती है उसके लिए किया जाता है। एंडोस्कोपी है, वही कि कैमरा जो डालते हैं मुंह से पेट तक जाता है, खाने वाली पाइप तक, वो पूरा उसको चेक करने के लिए। तो ये था मेरा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक्लेशिया पर्टिकुलरली डायलेटेशन हो जाती है ईसोफेगस की, क्योंकि जो इसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती, इम्पेयर्ड होती है, और जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से ईसोफेगस में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर डायलेटेशन की भी तो लिमिट होती है, फैलने की भी लिमिट है, और
जो सेल्स अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी भी लिमिट है। एक लिमिट तक तो वो इंजरी जो है रिवर्सिबल होती है, मतलब ठीक हो सकती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। तो और परफोरेशन भी हो सकती है, मतलब वो फट भी सकती है जो फूड पाइप रहती है, लेकिन वो तब होगा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें पेशेंट्स को 3 साल से 4 साल से कंटिन्यू वॉमिटिंग होती ही होती थी, लेकिन वो वाले पेशेंट्स भी जो है ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट हर प्रॉब्लम का पॉसिबल है, बस थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स में खासकर। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।